नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो हम चालू करने वाले हैं नया टॉपिक, वो एक कृषि संबंधित ही टॉपिक है। लगभग वो है सब्सिडी या अनुदान। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं जो आपको कल प्रश्न दिया गया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसका मॉडल आंसर क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। प्रश्न था आपका कि कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सहकारिता जो क्षेत्र है पूरा हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला, उसमें वो कैसे से उसमें कृषि के विकास में सहायक हो रहा है उसको बताना हमको। तो इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता है उस पूरे सेक्टर को। जैसे शाख विस्तार में सहायता कैसे दे रहा है वो, तो वहाँ से अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण मिल जाता है आपको सस्ती ब्याज दरों पर। ठीक है, दूसरा जो सहकारी ऋण समितियाँ होती हैं उनसे केसीसी के माध्यम से ऋण मिल जाता है। सहकारी विकास बैंक होते हैं उनसे केसीसी के माध्यम से ऋण मिल जाता है। और इस क्षेत्र में भूमि विकास बैंक भी काम करते हैं। तो पहला एक कृषि में योगदान किस प्रकार से दे रहा है? शाख के माध्यम से, शाख या ऋण उपलब्ध करवा करके। दूसरा उपार्जन के माध्यम से। अब जो सहकारी समितियाँ होती हैं, सहकारी मंडियाँ जो होती हैं, वहीं पर क्या होता है, फसलों का उपार्जन होता है। ठीक है, जो क्या है पूरा जिनको क्या बोला जाता है, एपीएमसी मंडियाँ बोला जाता है, जो किससे जुड़ी हुई हैं, अभी ई नाम से कनेक्टेड हैं, ई नाम से कनेक्टेड है। तो पूरा उपार्जन का कार्य भी सहकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा योगदान विपणन के माध्यम में दे रहे हैं। कैसे? तो राज्य सहकारी विपणन संघ, अगर प्रदेश के स्तर पर बात करें, हमारे एमपी के स्तर पर बात करें, तो यहाँ पे राज्य सहकारी विपणन संघ है। उसमें केंद्र के स्तर पर जाएंगे तो एफसीआई है। ये सब क्या हैं, सहकारिता पे ही आधारित हैं, जो क्या कर रहे हैं, विपणन का कार्य कर रहे हैं। और चौथा कार्य क्या है, सहायक कृषि विकास में। सहायक कृषि क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनके विकास में, जैसे क्या हो जाता है, बागवानी, मत्स्य पालन, दुग्ध संघ जितने भी चलते हैं, सांची दुग्ध संघ हो गया, अमूल दुग्ध संघ हो गया, ये सब क्या हैं, इसी चीज़ पर आधारित हैं। इनके कारण क्या है, दुग्ध क्रांति आई, दुग्ध उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसके अलावा क्या हो जाता है, जो एक बड़ा सेक्टर है वो क्या है, सहकारी कृषि। डायरेक्ट नाम क्या है उसका, सहकारी कृषि। छोटे छोटे कृषक मिलकर आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और कृषि का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कृषि क्या है, सहकारिता क्या है, कृषि के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, चलते हैं आगे आज के उसमें टॉपिक में। टॉपिक है आपका आज का सब्सिडी, अनुदान, ग्रांट, सब यही है ना। इसको पढ़ते हैं, क्या है ये। सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्सिडी क्या होती है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास जो भी वस्तु या सेवा आती है, अगर वो एमआरपी से कम कीमत पे आ रही है, तो एमआरपी से कम कीमत में आ रही मतलब उसके ऊपर भरपाई कोई ना कोई करने वाला, तो वो जो भरपाई का जो अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है, सब्सिडी बोला जाता है। इसको परिभाषा के तौर पे देखिए कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत उसके उत्पादन लागत से कम ली जाती है, तो उस अंतर की क्षतिपूर्ति को क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। अब यहाँ पे सब समझिए कि आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर कितना था, 6 लाख रुपए का था, पर आपको वहाँ पे कितना पे करना पड़ा, मात्र 5,50,000 रुपये पे करना पड़ा। जो बाकी वो जो वहाँ पे अमाउंट रहा 50,000, वो किसके तहत कवर हो गया, सरकार के द्वारा दी गई कृषि सब्सिडी के तहत वो कवर हो गया। ठीक है, तो वो जो 50,000 क्या कहलाएगा, आपका सब्सिडी अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, इसको आगे परिभाषा के तौर में क्या बताया गया है कि अर्थात सब्सिडी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता है जो सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके कारण वांछित लोगों को जरूरी आवश्यक चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ठीक है, क्या क्या समझा हमने सब इसमें सब्सिडी में, कि इसमें वस्तु और सेवा जो भी होती है उसकी उत्पादन लागत और उसका जो वो होता है विक्रय लागत। ठीक है, इसके दोनों के बीच के क्या होती है, विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, उस अंतर की क्षतिपूर्ति को क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसके सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सब्सिडी का फॉर्मूला दिया हुआ समझ सकते हैं इसको, आर्थिक लागत माइनस निकासी मूल्य। आर्थिक लागत मतलब वही उत्पादन लागत हो गई, जितना उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया, उसको बनाने में कॉस्ट आया, और निकासी मूल्य की फाइनली उसको कितना विक्रय मूल्य रहा, कितने में उसको बाहर मार्केट में उपभोक्ता तक निकाला गया। जैसे समझो इसको कि कोई गेहूँ है, गेहूँ क्या है, सामान्य कीमत जो खुले बाजार में कीमत होती है उसकी 20 रुपये प्रति किलो है, पर उपभोक्ता तक पीडीएस की दुकान से वो कितने रुपए में पहुंच रहा है, मात्र 2 रुपये में पहुंच रहा है। कितने रुपए में मात्र पहुंच रहा है, वो 2 रुपये में। तो ये जो अंतर आया 18 रुपये का, इस अंतर की क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, पीडीएस के माध्यम से। इस अंतर की क्षतिपूर्ति को क्या बोलते हैं, हम सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके उद्देश्यों को देखते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं इसके, तो पहला समाज कल्याण, सीधी सी बात है, सरकार समाज कल्याण करना चाहती है लोगों को आर्थिक या वित्तीय सहायता दे करके।
दूसरा, वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में वृद्धि करना। सीधी सी बात है, अगर कृषि क्षेत्र में सरकार सब्सिडी देगी तो किसानों की जो कृषि क्षेत्र में लागत है, उत्पादन लागत है, लागत मूल्य, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आएगी। उसमें कमी आने से क्या होगा, उनका अपने आप बाजार मूल्य बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, कृषक क्या है, निर्यात के लिए प्रोत्साहित होगा। तीसरा, यहाँ पे दिया हुआ उत्पादन वृद्धि। सीधी बात, जिन चीज़ों में सब्सिडी दी जाएगी उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित होगा। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास क्या है कि 2015 में हमारे देश में क्या हुआ, दालों की क्राइसिस हो गई, पल्सेस क्राइसिस आ गई, ठीक है। अब उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, अब उसके अगले 2 से 3 साल के अंदर हम क्या हो गए, दालों में आत्मनिर्भर हो गए। कैसे हुआ ये सब, तो सरकार ने क्या किया, सब्सिडी और MSP घोषणा कर दी। किसके तहत, पूरा दाल सेक्टर के लिए, दालों के लिए, सभी प्रकार की दालों के लिए, ठीक है। तो उत्पादन में क्या हो गई, अचानक से वृद्धि हो गई। तीसरा क्या है, चौथा, प्राकृतिक आपदा सुरक्षा के लिए, अगर किसी प्रकार कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसमें क्या है, सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक है। और मुद्रास्फीति नियंत्रण। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ती है, कम होती है, तो सरकार क्या है, उसको सब्सिडी के माध्यम से नियंत्रित कर सकती है, क्योंकि सब्सिडी के माध्यम से डायरेक्ट वित्तीय सहायता जो दी जाती है उससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, ठीक है। अब देखते हैं सब्सिडी का वितरण। हमारे देश में जो टोटल सब्सिडी बांटी जा रही है, मान लो 100% जो भी है, 100 बट रही है, उसमें से कितना किस क्षेत्र में दिया, तो सब्सिडी का सबसे बड़ा अमाउंट, मतलब कि 50% से ज़्यादा अमाउंट कहाँ खर्च किया जा रहा है, खाद्यान्न में खर्च किया जा रहा है। वो किस रूप में जाता है, PDS के माध्यम से जाता है, PDS के माध्यम से। अभी सरकार ने लॉकडाउन में लगभग, सरकार के डेटा के हिसाब से लगभग उनने 80 करोड़ लोगों को, कितना, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण किया, ठीक है। किसके तहत, PDS के तहत, वो भी किसमें, शून्य अमाउंट पे। उनका निकासी मूल्य भी कितना रखा, शून्य रखा। पहले निकासी मूल्य कितना होता था कि गेहूं के लिए 2 रुपये है, चावल के लिए 3 रुपये, इस टाइप से। कोरोना काल में उस मूल्य को भी नहीं वसूला गया, ठीक है। दूसरा जो बड़ा अमाउंट जाता है वो कृषि क्षेत्र में जाता है। 26% किस चीज़ के लिए जाता है, उर्वरक के लिए जाता है, बीज के लिए, कृषि यंत्रों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा जो बड़ा अमाउंट है वो पेट्रोलियम में जाता है। काहे के लिए, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। चौथा जो बड़ा अमाउंट जाता है ब्याज के लिए, सब्सिडी के रूप में। जैसे आप समझिए, आपने क्या लिया हुआ है, एजुकेशन लोन लिया है, ठीक है। क्या लिया है, एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण लिया हुआ है। अब शिक्षा ऋण जब आप लेने जाएंगे, अगर स्टूडेंट अगर लिए समझते होंगे इस चीज़ को आप, कि जब आप ऋण लेने जाते हैं तो आपको उसमें जैसे आपका जो डिग्री है, मान लो 4 साल की डिग्री आपकी है ना, तो उसमें 4 वर्ष तक कोई भी ब्याज नहीं वसूला जाएगा। 4 वर्ष तक कोई भी ब्याज नहीं वसूला जाएगा। और अगले उन 4 वर्षों के बाद, मतलब डिग्री खत्म होने के बाद भी अगले 1 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं वसूला, मतलब 5 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। उसके बाद उसमें आपका ब्याज वसूलेंगे और मूलधन भी लेंगे वो वापस, ठीक है। तो ये जो 5 वर्षों के बीच जो ब्याज दिया जाता है सरकार, क्योंकि बैंक तो अपना नुकसान उठाएगा नहीं, उसको कोई ना कोई उस ब्याज की भरपाई करेगा, अंतर जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसकी कोई ना कोई तो भरपाई करेगा। तो ये भरपाई कौन करता है, सरकार के द्वारा की जाती है, ब्याज पे सब्सिडी दे करके, ठीक है। और कुछ अन्य सेक्टर के लिए भी सब्सिडी वितरण किया जाता है। ये पूरा आपका था सब्सिडी वितरण भारत में कैसे चल रहा है। अब आते हैं सब्सिडी के प्रकारों में। सब्सिडी के प्रकार जो मुख्यतः देखे जाते हैं वो किसके आधार पर देखे जाते हैं, वितरण के आधार पे। कि वितरण के आधार पर डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी। पर जो सामान्य उपयोगिता के आधार पे हमने ऊपर देख लिए, खाद्यान्न में, कृषि में, LPG पेट्रोलियम में, ब्याज में, है ना, ये उपयोगिता के आधार पर उसको कहाँ उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा क्या हो गया, वितरण के आधार पे। हम सभी प्रकारों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। पहले सबसे चलते हैं वितरण के आधार पे, देखते हैं वितरण के आधार पे जो प्रकार होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जो उपभोक्ता है उस तक सीधे धन क्या है, उस तक सीधे क्या है, सहायता पहुंचाई जा रही है। उपभोक्ता मतलब लाभार्थी जो है उस तक सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसमें सिंपल सा जो प्रोसेस होता है उसको समझो कि सरकार क्या है, सब्सिडी का लाभ देती है। वो सरकार डायरेक्ट लाभ किसको पहुंचा देती, लाभार्थी को। किसके द्वारा, बैंक के माध्यम से, ठीक है। बैंक उसको क्या करता है, संचालित करता है, बैंक उसमें मीडिएटर रहता है और सीधे किसको लाभ पहुंचता है, लाभार्थी तक लाभ पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं कि सरकार द्वारा जनता के विशेष वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान एवं वितरण के बजाय, यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान या वितरण के बजाय एक निश्चित राशि का अंतरण अथवा भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। अंतरण को ही क्या बोलते हैं, भुगतान बोलते हैं। वो कहाँ कर दिया जाता है, लाभार्थी के बैंक खाते में कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। यहाँ पे क्या किया सरकार ने, लाभ को सीधे हस्तांतरित कर दिया, किसके, लाभार्थी के बैंक खाते में, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जो अभी चालू हुआ था 15-16 में, पहल योजना। पहल योजना क्या है,
तो आपको जो एलपीजी पे सब्सिडी मिलती थी, पहले क्या थी वो एलपीजी सब्सिडी इनडायरेक्ट थी। जैसे क्या हुआ, पहले समझ लो कि जब इनडायरेक्ट थी एलपीजी की सब्सिडी तब की बात करें कि अगर आपको जो मार्केट में वो है सिलेंडर का प्राइस है 800 रुपये है और उसमें 200 रुपये सब्सिडी मिलती है, तो आपको वहाँ पे अल्टीमेटली जो पे करना होता था, कितना पे करना होता था, 600 रुपये। ठीक है, जो 200 रुपये है वो सरकार किसको दे देती थी, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बैंक सर्विस प्रोवाइडर जो था, एलपीजी कंपनी जो थी आपकी, उसको प्रोवाइड कर देती थी। पर जब पहली योजना आ गई तो सरकार ने उसमें एग्जैक्टली क्या किया, तो अब आपको जो 800 रुपये का सिलेंडर था उसके लिए पूरे 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे सब्सिडी तो आपको सरकार दे रही थी, तो सब्सिडी का जो 200 रुपये का अमाउंट रहेगा वो सरकार आपके बैंक खाते में हस्तांतरित कर देगी। इसको क्या बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये पहली योजना थी। अब देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं इसको देखते हैं। इसमें लाभ में पहला आ जाता है नगद हस्तांतरण से परिसंपत्ति स्वामित्व बढ़ता है। कैसे, अब आपको सरकार क्या कर रही है, सीधे नगद हस्तांतरण कर रही है। यहाँ पे सरकार आपको बैंक के माध्यम से सीधे नगद हस्तांतरण कर रही है, मॉनेटरी रिलीफ मिल रहा है आपको। ठीक है, उससे क्या होगा, परिसंपत्ति स्वामित्व बढ़ेगा। मतलब अब वो जो भी लाभार्थी है, कृषक है या कोई अन्य उपभोक्ता वर्ग है, उसके पास धन आएगा, उस धन से वो उस संपत्ति को कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, गरीबी निवारण की सफलता दर में वृद्धि होती है। सीधी सी बात, अगर धन आएगा तो गरीबी निवारण का स्तर क्या है, बढ़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे है वो है लीकेज कम होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब समझो, यहाँ पे क्या है, राजीव जी का कहना था, प्रधानमंत्री का, कि अगर 100 पैसे भेजे जाते हैं तो उसमें से क्या है, मात्र 20 पैसे ही जनता तक पहुँचते हैं, 80 पैसे बीच में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। लीकेज कैसे, अब जैसे मान लो अगर बात करें किसी एजुकेशन सब्सिडी या अन्य क्षेत्रों में, तो उसमें एक बड़ा अमाउंट क्या है, बिचौलियों द्वारा, बिचौलिए कहीं भी बैठे हो सकते हैं, बैंक के स्तर पे भी हो सकते हैं, सरकार के विभागों के स्तर पे भी हो सकते हैं, या अन्य कोई स्तर जो जहाँ भी होते हैं उन सब स्तरों पे होते हैं। इससे क्या होता है, लीकेज बढ़ता है। मतलब लाभार्थी तक जितना धन पहुँचना चाहिए था, जितना लाभ पहुँचना चाहिए था, वो लाभ नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, और चौथा क्या है, समय आधारित भुगतान संभव हो पाता है। सीधी सी बात है, अप्रत्यक्ष, अगर इसको प्रत्यक्ष में क्या है, समय आधारित भुगतान संभव होता है, मतलब डायरेक्ट आपको ट्रांसफर कर देना है लाभार्थी को, है ना। पर अगर इसको अप्रत्यक्ष से कंपेयर करेंगे आप, तो एक लंबी प्रक्रिया है वो। ठीक है, तो उसके कंपेयर में तो ये क्या है, फास्ट में है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका पूरा प्रत्यक्ष का लाभ था। ठीक है, प्रत्यक्ष सब्सिडी का। अब प्रत्यक्ष सब्सिडी कुछ हानियाँ हैं, उनको देखते हैं। हानि क्या है, पहली कि लाभार्थी की पहचान करना कठिन होता है। लाभार्थी की पहचान करना कठिन होता है। अब ये कैसे है, तो देखो, अपने देश में क्या है ना, इतना फर्जीवाड़ा है, भ्रष्टाचार है कि उसमें असल लाभार्थी कौन है उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर पीडीएस के तहत जो अन्न वितरण होता है, अगर उसमें देखें आप, तो पीडीएस के तहत जो अन्न वितरण होता है किन के लिए होता है, बीपीएल परिवारों के लिए होता है। पर सोचिए आप कि आपके देश में 80 करोड़, सरकार का डेटा जो है कोरोना काल का, उसके हिसाब से 80 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। इतने लोगों ने क्या लिया, अन्न लिया। ठीक है, सरकार से, कौन से में, मुफ्त में। मतलब क्या है, इतने लोग बीपीएल के नीचे निवास रहते हैं। पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, डेटा में गड़बड़ होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, ये जो लाभार्थी की पहचान करना कठिन होता है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, आप जैम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए आप, जैम का। खाने वाला जैम नहीं है ये, क्या है, व्यवस्था वाला जैम है, जिसमें क्या आता है, जा से क्या आता है, जनधन, ए से क्या आता है, आधार, और एम से क्या आता है, मोबाइल। मतलब आप ये इसको क्या बोलते हैं, जैम ट्रिनिटी बोला जाता है। क्या, जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी का आप प्रयोग कीजिए। जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों को क्या कर दीजिए, आप कंबाइन कर दीजिए। मतलब लोगों को जो सब्सिडी हस्तांतरण है कहाँ कीजिए, आप उनके बैंक खाते में कीजिए। जनधन खाता जो है, जनधन योजना के तहत खोला गया, उसके खाते में कीजिए। उस खाते को मोबाइल से जोड़िए और उसी खाते को आधार से जोड़िए। मतलब एक तरीके से आपने क्या कर दिया, लाभार्थी की उचित पहचान कर ली यहाँ पर। ठीक है, दूसरी समस्या क्या जाती है, यहाँ पे प्रत्यक्ष में भुगतान में देरी होती है। जैसे हमने देखो यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, समय आधारित भुगतान संभव हो पाता है, पर यहाँ पे हमने उसी को उल्टा पढ़ लिया कि भुगतान में क्या होती है, देरी होती है। अभी एग्जैक्टली होता कैसे है, समय आधारित भुगतान कैसे संभव हो पाता है कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण में ट्रांसफ़र करने में कोई समय खास नहीं लगता नहीं है। जैसे क्या है, उसका किसान सम्मान निधि का पैसा है 6,000 रुपये, मोदी जी एक क्लिक करते हैं, तुरंत खाते में रिफ्लेक्ट हो जाता है किसान के।
है ना। वही चीज़ है, वो बहुत आसान प्रक्रिया, पर होती कहाँ देरी, भुगतान में देरी। कि जो हमारे देश में लाल फीताशाही है, जो बाबूइजाम है, पूरा सिस्टम बैठा है, वो क्या है, उस प्रक्रिया में ही देरी कर देता है। दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या है, प्रत्यक्ष वाली खाते वगैरह से जुड़ी हुई, ये क्या किससे संबंधित प्रक्रिया है, पूरी इंटरनेट से संबंधित प्रक्रिया है। पर इस चीज़ की समस्या है, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही, क्या प्रयास कर रही है, तो भारत नेट परियोजना चलाई इसकी सरकार। क्या है, भारत नेट परियोजना, ठीक है, भारत नेट परियोजना चलाई है। इसके तहत क्या है, ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी में। अब अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है, जिसमें क्या है, सरकार डायरेक्ट लाभार्थी को लाभ ना दे करके वस्तु और सेवा का जो होता है उत्पादक होता है या फिर जो सेवा प्रदाता होता है, उसको लाभ देती है, ठीक है। जैसे ऐसी सब्सिडी जो उपभोक्ता को प्रदान ना करके, ऐसी सब्सिडी जो उपभोक्ता को प्रदान होगा, यहाँ पर प्रदान, उपभोक्ता को प्रदान ना करके उत्पादक के सेवा प्रदाता को प्रदान की जाती है, जिससे उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तु सेवा प्रदान करता है, ठीक है। वही हमने देखा कि पहले क्या होता था, पहल योजना के आने के पहले हमने देखा कि 800 रुपये का सिलेंडर था, आपको 600 रुपये में पड़ता था, पर जो 200 रुपये अमाउंट था सरकार सीधे किसको दे देती थी, आपका सेवा प्रदाता जो है, सेवा प्रदाता मतलब आपकी जो एलपीजी सिलेंडर वाली कंपनी, उसको देती थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष सब्सिडी का माध्यम हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया, बिजली दर। अब आपको बिजली क्या है, सस्ती पड़ती है, आपको बिजली क्या है, सस्ती पड़ती है। जैसे अगर अभी हम बात करें, आपके यहाँ पे एक प्रदेश में एक योजना चल रही, कौन सी, संबल योजना। अब संबल योजना में किसी भी परिवार का, बीपीएल परिवार का बिल 100 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है, बिजली कितनी भी खर्च कर लें, ठीक है। अब ये जो रेस्ट अमाउंट है, आप खर्च तो ज़्यादा कर ही रहे होंगे, 100 रुपये खर्च तो होती नहीं बिजली, ठीक है। तो जो रेस्ट अमाउंट होता है वो क्या किसके द्वारा पे किया जाता है, सरकार द्वारा बिजली विभाग को पे किया जाता है, ठीक है। दूसरा सस्ता ऋण है। तीसरा क्या है, पीडीएस प्रणाली आ जाती है। इन सब के तहत क्या है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। अब ये जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जा रही है, इसकी क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, हानियां हैं, सीमाएं हैं। कौन कौन सी, ये प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष आएगा। अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है, प्रतिगामी होती है। प्रतिगामी होती है मतलब इसमें अमीर को अधिक लाभ होता है, गरीब को कम लाभ होता है। कैसे, अब जैसे मान लो सरकार ने संबल योजना के तहत बोल दिया या किसी और योजना के तहत बोल दिया कि हम 100 यूनिट तक आपको क्या देंगे, 10% की सब्सिडी देंगे, और 100 से 200 यूनिट के बीच अगर आप खर्च करेंगे तो 20% की सब्सिडी देंगे, ठीक है। अब जो गरीब परिवार, बीपीएल परिवार होता है, वो 100 यूनिट से ज़्यादा खर्च करता नहीं, सामान्य परिवार, ठीक है, तो उसको तो मात्र 10% की मिल रही है। लेकिन अगर मध्यम वर्गीय जाओगे, अमीर में जाओगे, तो क्या है, 100 से ज़्यादा ही खर्च करते हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो ये इसमें समस्या जाती है। दूसरा, पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अब उर्वरक के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। अब जो उर्वरक सामान्य तौर पर डीएपी वगैरह जो होता है 2500 रुपये बोरी मिलता है खुले बाजार में, पर सरकार उसको 500-600 रुपये बोरी देती है। जब वो सस्ता मिलेगा तो उसका क्या है, प्रयोग भी अंधाधुंध तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा क्या है, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, लीकेज। ये समस्या हमने पहले भी देखी हुई थी कि ये समस्या प्रत्यक्ष में कैसे समाप्त होती है और अप्रत्यक्ष में कैसे विद्यमान रहती है, ठीक है। और चौथा जो आता है वो है कि वस्तुओं सेवाओं के वितरण हेतु विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। इससे क्या है, सरकार का बोझ बढ़ता है, खर्च बढ़ता है अनावश्यक तौर पर, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका सब्सिडी था। चलते हैं आज के आपके प्रश्न में। 5 नंबर के प्रश्न रहेगा, जिसको 50 से 60 शब्दों में लिखना रहेगा। वो है कि कृषि विकास में आईसीटी की भूमिका को बताइए, ठीक है। आईसीटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आईसीटी क्या है आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना संचार एवं तकनीक, ठीक है, सूचना संचार एवं तकनीक, इसकी भूमिका को आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आज का टॉपिक था, सब्सिडी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सब्सिडी के दूसरे प्रकार, उपयोगिता के आधार वाले जो प्रकार हैं उसको देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।